नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी, किस किस की क्लास लगेगी। आज केजरीवाल जी का हैप्पी बर्थडे है, लेकिन आज केजरीवाल का हैप्पी बर्थडे किसने भयंकर सैड बना दिया, क्यों वो दुखी होंगे, केक काटने की बजाय आंखों में आंसू भी हो सकते हैं, आज आपको बताऊंगा। इंडिया गठबंधन से निकलेंगे या निकाल दिए जाएंगे केजरीवाल। दिल्ली के लोगों को नाली का पानी पिला रहे हैं क्या केजरीवाल? फ्री वाला पानी आप भी पीते होंगे दिल्ली में, जरा देखिएगा आज पानी में क्या क्या दिखा है और कैसे दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ही केजरीवाल की पोल खोल दी उनके बर्थडे के दिन। आज वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि केजरीवाल जी की खबरें तो आपको हम ही दिखाते हैं और तो कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं है, उनके खिलाफ खबरें दिखाता नहीं है। न भारत के सर्वे में 2024 में मोदी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, आज आपको वो सर्वे भी दिखाऊंगा। मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे या नहीं, सबसे सटीक नंबर क्या कह रहा, उसके बारे में बताऊंगा। बाबा बागेश्वर की वो कथा जिसने कांग्रेस में आग लगा दी है, उसका चैप्टर भी है। क्या बाबा बागेश्वर के चक्कर में कमलनाथ और दिग्विजय ही भिड़ गए हैं? और सीमा के सचिन को वो जो भाभी जी लप्पू और झिंगुर बुला रही थी, क्या वो अब भाभी जेल जाने वाली हैं? लप्पू झिंगुर का जो लोग रील बना बनाकर डाल रहे थे इंस्टा पर और दूसरी जगहों पर, क्या उन्हें सावधान हो जाने की जरूरत है? क्या वो रील बनाने वाले भी जेल जाएंगे? आज आपको बताऊंगा। सीमा के वकील ने ही स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा राज कैसे खोल दिया, उसका चैप्टर भी है। और आखिर में आपको दिखाऊंगा एक कमाल का वीडियो। एक्सीडेंट के बाद पहली बार खेलने उतरे ऋषभ पंत, तो मैदान पर क्या हुआ आज दिखाऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई और इस साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और मिजोरम शामिल है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के 3 मूर्ति भवन पर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदल दिया है। अब इस म्यूजियम को प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने 16 जून को इस म्यूजियम का नाम बदलने का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा नेहरू और उनकी विरासत को नुकसान पहुंचाना है। नूह में हुई हिंसा से पहले भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोपी बिट्टू बजरंगी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बिट्टू बजरंगी को कल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। बिट्टू बजरंगी को सादे कपड़ों में पुलिस के कर्मचारियों ने गिरफ्तार किया। बिट्टू बजरंगी पर हरियाणा के नूह में ब्रिज मंडल यात्रा से पहले भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची हुई है। बाढ़ और बारिश की वजह से कांगड़ा के कई गांव डूब गए। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ सबको लगाना पड़ा। एयरफोर्स ने अब तक 750 लोगों का रेस्क्यू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा है कि बाढ़ और लैंडस्लाइड से करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि आज केजरीवाल के हैप्पी बर्थडे को किसने भयंकर सैड बना दिया। इंडिया गठबंधन से निकलेंगे या निकाल दिए जाएंगे केजरीवाल? क्या दिल्ली के लोगों को नाली का पानी पिला रहे हैं केजरीवाल? और कैसे दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ही केजरीवाल जी के बर्थडे के दिन ही उनकी पोल खोलकर रख दी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बर्थडे है। कायदे से तो हैप्पी वाला बर्थडे है, लेकिन आज उनके लिए बड़ा सैड दिन भी है। क्यों, मैं बताऊंगा। आज अरविंद केजरीवाल जी 55 साल के हो गए। वैसे तो बर्थडे पर दोस्तों से गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन आज केजरीवाल जी के दोस्तों ने केजरीवाल जी को गिफ्ट नहीं दिए। ऐसे ऐसे झटके दिए हैं केजरीवाल जी को, जो केजरीवाल जी बहुत टाइम तक महसूस करते रहे। आज केजरीवाल जी केक भी काटे होंगे तो शायद हो सकता है आंखों में आंसू भी रहे हों, खुशी के नहीं कि ऐसा ऐसा गिफ्ट मिला है आज। केजरीवाल का पहला झटका उनके इंडिया गठबंधन के दोस्तों ने दिया है। दूसरा झटका केजरीवाल को उनके अपने ही लोगों ने, अपने ही विधायकों ने विधानसभा के अंदर दिया, केजरीवाल की पोल खोलकर।
यानी केजरीवाल का हैप्पी वाला बर्थडे पूरा सैड वाला बर्थडे हो गया, मतलब पूरा मूड ही खराब हो गया। हटाओ केक कौन काटेगा, ऐसा वाला हाल हो गया। बर्थडे पर केजरीवाल जी को जो पहला झटका लगा है, पहले उसकी बात करते हैं। और वो झटका दिया है इंडिया गठबंधन के दोस्तों ने। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के अंदर बड़ा गेम हो गया है। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए कह दिया है कि वो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। 7 लोकसभा सीटें कांग्रेस कह रही है 7 पे हम ही तैयारी करेंगे, तो केजरीवाल जी मुंह ताकेंगे। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के जो नेता ये बातें कह रहे हैं, वो नेता खुद तो चुनाव जीत नहीं पाए, उनके बयान की कोई वैल्यू ही नहीं है। सुनिए किस तरह से इंडिया गठबंधन के 2 बड़े प्लेयर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की टीम के बीच आज भयंकर झगड़ा छिड़ गया कि दिल्ली में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बावरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि गठबंधन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने बयान, दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की ही नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। तो दिल्ली में आप लोग भी पूरी तैयारी करें सभी 7 सीटों की? ये हमारा केंद्र नेतृत्व तय करेगा। अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता हैं दिल्ली से, और जो दिल्ली के अंदर जो बैठक हुई जिसमें कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी थे, उस बैठक में मौजूद थी, वो दावा कर रही है कि हमसे कह दिया गया है कि 7 सीट पे तैयारी करो। और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं ये लोग छोटा नेता है, इनका क्या, ये लोग तो जमानत नहीं बचा पाए। मतलब जो जमानत नहीं बचा पाता है वो इनके हिसाब से छोटा नेता हो जाता है। तो इनकी पार्टी खुद यूपी से लेके कहां कितनी जमानत जब्त होती है इनकी, सबको नेता छोटा नेता मानते हैं क्या। लेकिन अभी तक केजरीवाल बहुत खुश थे कि दिल्ली के बिल पर कांग्रेस ने संसद में साथ दिया, लेकिन जैसे ही बिल संसद में पास हुआ सबके तेवर बदल गए। केजरीवाल की सारी खुशफहमी आज कांग्रेस ने निकाल दी। दिल्ली में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई। यह मीटिंग कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली और इसमें दिल्ली के नेताओं को बुलाया गया था। इस मीटिंग में राहुल गांधी भी थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दूसरे नेता भी थे। इसी मीटिंग के बाद दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने दावा कर दिया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं को सभी 7 सीटों पर तैयारी करने के लिए कह दिया है। इससे सवाल उठा कि क्या कांग्रेस ने केजरीवाल को किनारे कर दिया है, और क्या अब केजरीवाल से किसी तरह का गठबंधन कांग्रेस नहीं करेगी। इंडिया में रहना रहो साथ में, लेकिन सीट नहीं देंगे, यह हिसाब चलेगा क्या। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने तो कह दिया कि कांग्रेस केजरीवाल की पोल खोलती रहेगी और 2025 में केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे। एक बार दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष को सुनिए। इसके विपरीत एक तानाशाही शासक के रूप में अरविंद दिखते हैं, वही केंद्र में दिख रहे हैं। तो इन 2 ऐसे शासकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। देखिए, एक बात तो सीधी है, अरविंद क्या कहते थे, क्या एजेंडा लेकर के आए थे, उसके बाद अरविंद क्या दिख रहे हैं पूरी दिल्ली जान चुकी है। अरे हम हारे एक झूठे प्रॉमिसेस की वजह से। जो देश के प्रधानमंत्री देश को प्रॉमिस कर रहे हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली को प्रॉमिस की, तो स्वाभाविक एक प्रॉमिस ये भी था कि कार नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सैलरी नहीं लूंगा, एसी नहीं लूंगा, शौचालय में एसी नहीं लगाऊं। अब सब कुछ तो हो गया। आपने उसको क्या से क्या बना दिया, नए नए नाम दिए जा रहे हैं। सच्चाई यही है, एक आरामदायक जीवन अरविंद जी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आपको ये बता दे, कांग्रेस पार्टी 3.5 साल से लगातार अरविंद से सवाल पूछ रही है कि जब कहते हैं ना कसौटी की घड़ी पे खड़ा उतरने की बात आएगी तो सुनने मिलेगा अरविंद को। और इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जीतेगी और 25 में लिख लीजिएगा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब बताइए, यहां केजरीवाल जी का बर्थडे है और इंडिया के दोस्त कह रहे हैं कि 2025 में ये सीएम नहीं रहेंगे, 2024 में हम ही जीतेंगे दिल्ली में। और इतना ही नहीं, केजरीवाल को तानाशाह भी कह रहे हैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष।
बताइए कैसे दोस्त हुए भाई? अगर ये बैठक सिर्फ दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की होती तो भी मैं मान लेता कि चलिए ये दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की राय, शीर्ष नेतृत्व की राय नहीं है। लेकिन जब मीटिंग में खुद राहुल गांधी मौजूद हों, कांग्रेस के दूसरे शीर्ष नेता मौजूद हों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हों, और उस मीटिंग से निकलने वाले नेता कह रहे हों कि दिल्ली में कांग्रेस 7 सीटों की तैयारी में जुट गई है, तो फिर यह कहना कि दिल्ली में गठबंधन पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की राय कुछ अलग हो जाएगी, यह हिसाब मुझे तो समझ में नहीं आता। ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाला हिसाब है। यानी कांग्रेस के बड़े नेता इस पर एकमत हैं कि केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। अब यहां एक सवाल यह भी है कि जिस दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, जिस दिल्ली में कांग्रेस पिछले 3 चुनाव बुरी तरह से हार चुकी है, एमसीडी का चुनाव भी नहीं जीत पाई, उस दिल्ली के लिए कांग्रेस इतना अड़ क्यों गई है? इसकी वजह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले दिल्ली का कैलकुलेशन देख लीजिए, क्योंकि इसे दिखाकर देखकर आपको लगेगा कि कांग्रेस तो बेकार में केजरीवाल जी के साथ जो है वो चौड़ी हो रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर स्थिति क्या है, दिल्ली में कांग्रेस की हालत क्या थी, दिल्ली, और अगर आप देखेंगे विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा के अंदर 2020 में जो चुनाव हुए, उसमें अगर आप देखेंगे वोट शेयर, वोट प्रतिशत, आम आदमी पार्टी को मिले थे 53% वोट, 53%, बीजेपी को 38% वोट, 38%, और कांग्रेस को मिला था 4%, 4%। अब ये 4% वाले भाई साहब जो है वो क्यों 53% वाले को आंखें दिखा रहे हैं, उसकी वजह भी आपको बताता हूं। अगर आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो 2019 में बीजेपी को मिले थे 57% वोट, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें उसने जीती थी। आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिला था, और जो कांग्रेस विधानसभा में पिछड़ गई थी वो लोकसभा में ऊपर आई थी और 23% वोट मिला था। इसलिए कांग्रेस यहां पर आम आदमी पार्टी से आगे है। कांग्रेस को यही लग रहा है कि विधानसभा में भले ही उसे वोट ना मिला हो, लेकिन लोकसभा में उसे दिल्ली में वोट मिला था, और इसलिए अगर केजरीवाल से कोई गठबंधन होगा तो वो कांग्रेस की शर्तों पर होगा। इसके अलावा हमने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस अब विपक्ष में सरेंडर के मोड में है ही नहीं, जैसा कि वो पहले दिख रही थी। जब से राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिली, आपको याद होगा हमने पाठशाला में उसी दिन कह दिया था कि बॉस इनके तो तेवर बदल गए। तब से कांग्रेस के अरमान फिर से जग गए। कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी के लिए जोर लगाकर फिर से उन्हें लॉन्च किया जा सकता है। इसीलिए जब से राहुल गांधी संसद में लौटे हैं वो राहुल गांधी के लिए खूब माहौल बना रहे हैं। वो क्या बोली अभी अलका लांबा कि हमसे कहा गया कि जो दिल्ली में जीतता है वही केंद्र में जीतता है, मतलब दिल्ली जीतेंगे, केंद्र जीतेंगे और राहुल जी पीएम बनेंगे, यही सपना देख रहे होंगे। विपक्ष में दूसरी पार्टियों को भी मैसेज दे रहे हैं कि राहुल के अलावा किसी और के बारे में मत सोचना। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की बात कहकर कांग्रेस ये भी मैसेज दे रही है कि अब वो गठबंधन करेगी तो अपनी शर्तों पर करेगी, सीट शेयरिंग करेगी तो अपनी शर्तों पर करेगी। और ये मैसेज सिर्फ केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के लिए है। अगर आप दिल्ली के टकराव को राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा है, वो जब एक राज्य में सहमत नहीं हो पा रहा तो फिर पूरे देश में कैसे सहमति बनेगी भाई? क्योंकि आप ये भी देखिए कि कई राज्यों में इंडिया गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे की भयंकर विरोधी हैं। जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस, ये तो अभी से शुरू हो गया है। पंजाब में केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस, वहां मैंने आपको बताया था पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कह दिया कि 13 लोकसभा में से एक भी सीट शेयर नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी से। बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस कांग्रेस, ममता बनर्जी तो कांग्रेस को कह रही है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप बीजेपी से मिल गए। बंगाल में ही ममता बनर्जी वर्सेस लेफ्ट चल रहा है। सीताराम येचुरी पहले कर चुके हैं कि हम इनके साथ जाकर नहीं लड़ेंगे। यूपी में अखिलेश वर्सेस कांग्रेस है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि इनसे गठबंधन करके देख चुके हैं, हमको कोई फायदा नहीं होता बड़ी पार्टी से जुड़कर, हम नहीं करेंगे इनके साथ। केरल में लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस, वहां तो वही दोनों है ही, तो कहां से मिलकर लड़ लेंगे? तो ये इस इंडिया गठबंधन की हालत है। दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस का टकराव इस हद तक पहुंच चुका है कि अब केजरीवाल विपक्ष के इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग में जाएंगे या नहीं, इस पर भी सवाल उठ गए। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के अंदर अब यह बात चल रही है कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो फिर इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने का क्या मतलब रहा? भाई वो अपना फायदा देखते हैं, जब तुम अकेले लड़ोगे तो फिर हम भी अकेले चलेंगे। अगर आपको याद हो तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर यही कहा था कि जिन केजरीवाल का विपक्ष दिल्ली के बिल पर समर्थन कर रहा है, जैसे ही वो बिल पास होगा केजरीवाल विपक्ष को टाटा बाय बाय कर देंगे।
अमित शाह ने जो कहा था अब वही होता भी दिख रहा है। एक बार अमित शाह की वो भविष्यवाणी याद दिलाता हूं। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और वैसे भी मैं बता देता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को, कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। तो जो सच है वो करिए। अब जब कांग्रेस ने मीटिंग करके केजरीवाल को सीधा मैसेज दे दिया है तो केजरीवाल को भी बहाना मिल गया कि वो इंडिया गठबंधन से बाय बाय कर दे। इसलिए केजरीवाल की पार्टी के अंदर यह बात चलने लगी है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने का क्या मतलब, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की आज जो मीटिंग हुई उसमें जब यह बात उठी कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस की लाइन क्या होनी चाहिए, तो इस पर सोर्सेज कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि केजरीवाल के साथ उन्होंने मुलाकात तक नहीं की। जहां तक बात रही दिल्ली के बिल पर समर्थन की, तो कांग्रेस ने यह समर्थन संविधान की रक्षा के लिए किया था। मतलब मैसेज क्लियर है कि केजरीवाल से कोई दोस्ती की उम्मीद नहीं है। इससे यह बात भी साफ होती है कि कांग्रेस केजरीवाल जैसे नेताओं के लिए कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं। और शायद इसी वजह से जो कांग्रेस नेता पीछे कुछ दिनों से केजरीवाल पर कुछ नहीं बोल रहे थे, वो आज खुलकर केजरीवाल पर हमले कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। उधर विपक्ष के इंडिया गठबंधन का सबसे दिलचस्प विरोधाभास देखिए कि जिन शरद पवार से कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन में बने रहने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वही शरद पवार मुंबई में इंडिया गठबंधन की होने वाली मीटिंग को आयोजित करने जा रहे हैं। बीजेपी के साथ जाने की अटकलों और बीजेपी अजीत पवार से मिले ऑफर की खबरों के बीच आज शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन की मीटिंग को सफल बनाया जाएगा। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और 1 सितंबर को रैली की जाएगी। पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जनमत तैयार करने में इंडिया गठबंधन जुटेगा। लेकिन जो शरद पवार ये बातें कह रहे हैं, उन्हीं के बारे में कई तरह की बातें चल रही हैं कि अजीत पवार के साथ जो हाल में सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उसमें तो उन्हें कई तरह के ऑफर मिलने की बातें निकल कर आ रही हैं। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि बीजेपी ने शरद पवार को नरेंद्र मोदी की अगली सरकार में कृषि मंत्री बनाने का ऑफर दिया है, या फिर उन्हें नीति आयोग का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी केंद्र में मंत्री बनाने और शरद पवार के गुट के जयंत पाटिल को शिंदे सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर मिलने का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि बीजेपी ने शरद पवार को कैबिनेट मंत्री बनाने का ऑफर दिया है और यही ऑफर देने के लिए अजीत पवार और शरद पवार के बीच बैठकें हो रही हैं। हालांकि शरद पवार और सुप्रिया सुले और खुद अजीत पवार इन बातों को खारिज कर रहे हैं कि शरद पवार को कोई ऑफर दिया गया। लेकिन जब तक ऑफर पूरा ना हो जाए, कोई ऐसे बताता थोड़ी है कि हाँ मुझे ऑफर मिला है, मैं कृषि मंत्री बनूंगा। लेकिन अगर कांग्रेस के बड़े नेता खुद ही दावा कर रहे हैं कि भैया ऐसा ऑफर मिला है, तो उनके पास भी तो खबर आ रही होगी। और शरद पवार से सर्टिफिकेट मांगना कि सर साथ हैं कि नहीं जरा बताइए, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। अब शरद पवार के बारे में जिस तरह की खबरें चल रही हैं, उससे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी बेचैन है कि कहीं शरद पवार कोई खेल ना कर दे। इसलिए बार बार खुद को दिलासा दे रहे हैं कि शरद पवार ऐसा नहीं मुझे नहीं। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं हो गए हैं कि वो शरद पवार को कोई ऑफर दे सके। संजय राउत ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जीते जी शरद पवार कभी बीजेपी के साथ जाएंगे। भाई लोगों को तो यह भी नहीं लगता था कि जीते जी शिवसेना कभी कांग्रेस के साथ जाएगी, लेकिन आप चले गए तो वो क्यों नहीं जा सकते। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच जो बैठकें हो रही है वो चिंता का विषय और इस तरह की सीक्रेट मीटिंग की मंजूरी महाराष्ट्र में गठबंधन के सहयोगी नहीं दे सकते। लेकिन इंडिया गठबंधन में इस सस्पेंस के बीच केजरीवाल को लगे दूसरे झटके की बात करता हूं। पहला तो आपने देखी है, इंडिया के दोस्तों ने झटका दिया, बर्थडे खराब कर दिया। अब आपको दिखाता हूं कि केजरीवाल के अपने विधायकों ने कैसे झटका दिया है। आज दिल्ली में केजरीवाल ने विधानसभा का सत्र बुलाया था। केजरीवाल के बारे में यह कहा जाता है कि उनका जब मन होता है तो दिल्ली में विधानसभा का एक सत्र बुलवा लेते हैं, फिर कहानियां सुनाते हैं, पीएम मोदी को जी भर के कोसते हैं, फिर कहते हो गया चलो घर जाओ। लेकिन इस बार विधानसभा का सत्र बुलवाने का मामला केजरीवाल के लिए ही उल्टा पड़ गया। पहले ही दिन
केजरीवाल जी के बर्थडे के दिन दिल्ली में केजरीवाल मॉडल की पोल उनके ही विधायकों ने विधानसभा में खोलनी शुरू कर दी। दिल्ली में केजरीवाल के एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली में लोगों को नाले का पानी पिला रहे हैं केजरीवाल। 1.5 साल से दिल्ली जल बोर्ड का काम ठप है। सुनिए आम आदमी पार्टी के ये खास विधायक जो केजरीवाल के करीबी हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी मिली हुई है, वो विधायक बता रहे हैं कि इतना गंदा पानी दिल्ली के लोग नाली का पानी पी रहे हैं कि दिल्ली में महामारी फैल जाएगी। सुनिए। पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली जल बोर्ड का काम बिल्कुल ठप पड़ा है। कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। लोग गंदा पानी, गटर का पानी, बदबूदार पानी, कंटामिनेटेड वाटर पीने पे मजबूर हैं और उसका रिजल्ट क्या हुआ? लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए, खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे। जब भी अधिकारियों से बात तो जल बोर्ड में एक ही जवाब मिलता है कि फंड्स नहीं है, और ये बात कहीं तक सही भी है। पीछे एस्टिमेट कमेटी में जल बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी आए, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हर विधानसभा का बजट जो है, फंड्स जो है वो नेगेटिव में नील है। तो कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता परेशान है। विधायक के ऑफिस में लोग गंदे पानी की बोतल भर के लेके आते। ये आम आदमी पार्टी का विधायक दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर बता रहा है कि लोग नाली का पानी पी रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, फंड नहीं है, ये बोल दिया जाता है। और केजरीवाल जी देश भर में फ्री बिजली, फ्री पानी का जो है मॉडल बेच रहे हैं। यानी केजरीवाल फ्री का पानी बोलकर नाले का पानी पिला रहे हैं, और ये बात उन्हीं के विधायक कह रहे हैं। अगर एक विधायक ये बात कहता तो ये कह सकते थे कि उसके ही इलाके में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन एक और विधायक को सुनिए, वो भी यही बात दोहरा रहे हैं। अध्यक्ष जी, पूरे दिल्ली के अंदर में ऐसी स्थिति दिल्ली जल बोर्ड में क्रिएट हो गई है कि पानी के टैंकर के पैसे भी देने को नहीं है, रिपेयर मेंटेनेंस के पैसे नहीं है, लेबर के पैसे नहीं है। और मैं तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं, वहाँ पे पूरी क्षेत्र के अंदर ही सीवर का काम चल रहा है। एक साथ 5000 गलियां और सड़कों पे सीवर का काम चल रहा है। दूसरी तरफ जो पीने का पानी है वो भी बिल्कुल गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है और एकदम नालियों जैसा पानी आ रहा है, इतना कंटेमिनेटेड वाटर है। मतलब रोज का ये हो गया है कि एमएलए ऑफिस पर एक एक कॉलोनी से 200 महिलाएं आती हैं और हम लोग उनको जवाब नहीं दे पाते हैं कि कहें तो कहें क्या, क्योंकि कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है कि कब तक ठीक होगा। बॉस, ये दिल्ली का हाल है जिसका मॉडल अरविंद केजरीवाल न जाने दुनिया में बेचकर कहां आने को तैयार हैं कि अरे क्या बना दिया दिल्ली को। वो एक फिल्म में डायलॉग था ना कि छोटी गंगा बोलकर नाले में खुदा दिया, फ्री का पानी बोलकर नाले का पानी पिला रहे हैं। और आप सोचिए क्या स्थिति हो गई होगी, क्या कोई सुनने को तैयार नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खुद दिल्ली विधानसभा में यह बोलना पड़ रहा है कि दिल्ली के लोग नाले का गंदा सीवर का पानी पी रहे हैं। सोचिए, कोई सुनने वाला नहीं होगा, तभी ना शीश महल तक आवाज ही नहीं जाती होगी। भाई शीश महल में लगा है 4 लाख का कमोड, 8-8 लाख के पर्दे, वहां गरीब आदमी नाले का पानी पी रहा है, ये किसको फर्क पड़ रहा है? जब खुद विधायक ये मान रहे हैं कि दिल्ली में इस तरह का गंदा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है, तो फिर कहने वाली कोई और बात रह ही नहीं जाती। फिर भी हमने इसकी सच्चाई का पता लगाया कि क्या दिल्ली में वाकई केजरीवाल नाले का पानी पिला रहे हैं लोगों को। हमने जो रियलिटी चेक किया उसमें क्या निकला वो आप देख लीजिए। दिल्ली की बिजवासन विधानसभा के इलाके की यह रिपोर्ट है, जहां के विधायक ने ही आज विधानसभा में दिल्ली में गंदे पानी का मुद्दा उठाया था। देखिए, लोग खुद दिखा रहे हैं कैसा नाले का पानी आ रहा है। हमारे गली में तो पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। हमारे अड़ोस पड़ोस में जितनी बहनें हैं, कोई टैंकर मंगा रही हैं, तो कोई पैसे से अपना पर्सनल पानी खरीद के ला रही हैं। यहाँ हम परेशान हो रहे हैं। पानी की क्या व्यवस्था? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। पता नहीं कितने महीने से पानी नहीं आ रहा, और आ भी रहा है सुबह 4:15 बजे, तो कितना इतना सीवर वाला पानी आ रहा है, इतना स्मेल मार रहा है। जब तक थोड़ा साफ आता है तब तक तो फिर बंद हो जाता है। गंदा पानी तो आता ही है, लेकिन वो गंदा भी नहीं आ रहा है अब तो। अच्छा, गंदा भी नहीं आ रहा? अब गंदा भी नहीं आ रहा। 9 बजे के बाद आता है। अब लोग जो कितने साल से परेशान आप लोग? होगा 1.5-2 साल होगा। 1.5-2 साल हो गए। पानी काला आता है, बिल्कुल गटर का पानी आता है 4:30 बजे तक, उसके बाद एक बूंद पानी नहीं मिलता जब साफ पानी आने का टाइम होता है, सुबह के टाइम पे।
एक बूंद पानी भी नहीं। बिल्कुल नहीं, और 4:30 बजे तक काला पानी आता है। अपने जीवन यापन कर रहे हैं हम लोग। खरीद के पानी ला रहे हैं हम। आधे घंटे तक के लिए गंदा पानी आता है, एकदम काला पानी आता है, वो एकदम काला पानी आता है, पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। पीने लायक बिल्कुल नहीं। स्थिति ये है पानी की, जो 6-7 बजे पानी थोड़ा साफ होता है, जो आगे घर है उनको मिल जाता है 2-4 बाल्टी पानी, बाकी बुरा हाल, समरसीबल ना हो तो हम लोग प्यासे मर जाएंगे राजनगर के अंदर, ये हाल। और यहाँ लोग खरीद के भी पानी पी रहे हैं। हाँ जी, यहाँ का विधायक टैंकर मंगाते हैं सर, टैंकर मंगाते हैं। टैंकर जिनके घर पानी आ रहा है वो तो नाली का पानी आ रहा है, जिनके घर, कईयों के घर तो वो खुद ही कह रहे हैं कि पानी ही नहीं आ रहा है। ये है दिल्ली का केजरीवाल मॉडल। और 15 अगस्त को केजरीवाल जी कह रहे थे कि अरे हम पूरे देश में फ्री में बिजली देंगे भाई, मात्र 1.5 लाख करोड़ रुपए आता है, लगता है। अरे बॉस, पहले जो 1.5 लाख करोड़ छोड़िए, कुछ पैसा लगा के दिल्ली में लोगों को साफ पानी तो दे दीजिए। फ्री का पानी बोल के इतना महंगा सौदा कर रहे हैं दिल्ली के लोग। और दिल्ली में कोई भी समस्या की बात करो, तुरंत केजरीवाल और उनकी टीम ये कहने लगती है कि उन्हें तो केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा, एलजी काम नहीं करने देते। इसकी सच्चाई क्या है, इसकी भी पड़ताल हमने की तो हमें यह पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड ने जुलाई में ही एक आरटीआई में यह माना है कि दिल्ली जल बोर्ड को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत 1071 करोड़ रुपए पिछले 8 साल में मिल चुके हैं, और इसमें से वो 1011 करोड़ रुपए खर्च भी कर चुके हैं। इसी आरटीआई में जल बोर्ड ने यह भी बताया कि उन्हें 205 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मिल चुके हैं, और यह फंड भी खर्च हो चुका है। फंड खर्च हो रहा है, लेकिन हालत क्या है? यानी केंद्र सरकार दिल्ली जल बोर्ड को पैसे नहीं दे रही, यह आरोप भी सही नहीं लगता। यह तो है दिल्ली में केजरीवाल मॉडल की रियलिटी, लेकिन केजरीवाल मॉडल की एक और रियलिटी देखिए, और वो ये कि बहुत आरोप लगाते हैं वो लोग कि संसद में मनमानी चलती है, सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। इसी मॉनसून सत्र में जब संसद से आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें राज्यसभा से संजय सिंह और राघव चड्ढा थे और लोकसभा से सुशील कुमार रिंकू, तो आम आदमी पार्टी ने इसे मनमानी बताया था, इसे मोदी सरकार की तानाशाही बताया था। लेकिन खुद केजरीवाल की दिल्ली विधानसभा में क्या होता है? दिल्ली की विधानसभा में विपक्ष के गिने चुने विधायक हैं, 7 ना 8, उनके साथ क्या होता है आपको पता है? आप देखिए, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में 70 विधायक हैं, 70 विधायक होते हैं, ठीक है? इन 70 में से मात्र 8 जो हैं वो बीजेपी के, 8 विधायक, 70 में से मात्र 8 विधायक बीजेपी के, कांग्रेस के तो है ही नहीं। 62 विधायक आम आदमी पार्टी के ही हैं। ये 8 जो विपक्ष के विधायक हुए, ये भी केजरीवाल जी से बर्दाश्त नहीं होते। आंकड़ों के मुताबिक 2020 से 2023 के बीच इन 8 विधायकों में से कुछ को 35 बार सदन से बाहर किया गया। 8 विधायक है भाई, 8 विधायक कितना हंगामा कर लेंगे, लेकिन उनको 35 बार सदन से बाहर किया जा चुका है। यानी हर विधायक को कम से कम 4 बार से ज्यादा सदन से निकाला जा चुका है औसतन। यह तो हाल है। 8 विधायक जिनसे बर्दाश्त नहीं होते, वो क्या ही हंगामा करेंगे 8 विधायक, और वो चाहते हैं कि पूरे सत्र में जो है अपनी मनमानी चले। दिल्ली विधानसभा के अंदर की कार्रवाई हो या फिर सत्र बुलाए जाने की बात हो, मनमानी के आरोप लगातार लग रहे हैं। आज जो सत्र बुलाया गया उसके लिए एलजी से मंजूरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह सत्र पहले से चल रहा है। जो अमित शाह ने कहा भी था कि एक ऐसी विधानसभा है जहां सत्र ही खत्म नहीं होता। सत्र को केवल 2 दिन के लिए बुलाया गया, जबकि बीजेपी के विधायक सत्र को 10 दिन तक चलाने की मांग कर रहे थे। भाई आप सोचिए, जब आम आदमी पार्टी के विधायक मुद्दा उठा रहे हैं कि गंदा पानी मिल रहा है, तो विपक्ष के विधायकों के पास कितने मुद्दे होंगे? सत्र में प्रश्नकाल भी नहीं रखा गया, जबकि नियम है कि किसी भी दिन की कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। इस पर बीजेपी ने कहा कि पूरे देश में यह इकलौती विधानसभा है जहां प्रश्नकाल नहीं होता। विधानसभा में विपक्ष के विधायक सवाल पूछते हैं, शीश महल जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हैं, तो उन्हें चुप करवा दिया जाता है। सुनिए आज दिल्ली विधानसभा में क्या स्थिति बनी, और ये लोग विपक्ष को नरेंद्र मोदी सरकार दबाती, जहां हर चीज पे चर्चा के लिए तैयार है, वहां कहते हैं दबा रहे हैं, तानाशाह हैं। खुद दिल्ली विधानसभा का माहौल देखिए जरा। सारे नियमों का उल्लंघन करके दिल्ली विधानसभा चलाई जा रही है, आखिर इसकी उपयोगिता क्या है? नहीं, उपयोगिता आज का आपने अपना देखा नहीं, जो हमने भी 12 नोटिस दिए हैं। हाँ, 12 नोटिस मैं पढ़ देती हूँ, आपके नोटिस में पढ़ देती हूँ। आप बैठिए,
आपके नोटिस पर मैं रूलिंग दे देती हूँ। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा कई अन्य माननीय सदस्यों से नियम 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की सूचना प्राप्त हुई है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कार्य सूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी भी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैं इन सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। धन्यवाद। 280 श्री मोहन सिंह बिष्ट जी। ये इनका लोकतंत्र। विपक्ष के 8 विधायक हैं, गिन के कुछ नोटिस दिए, उसमें कह दिया हाँ हो गया, चलो नहीं होगी चर्चा। और ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। बॉस, पहचानिए केजरीवाल जी का मॉडल, पहचानिए। फ्री पानी देखिए और लोकतंत्र का मॉडल देखिए। अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के गठबंधन को झटका मोदी पर आए नए सर्वे से भी लगा है। भाई, बर्थडे तो 2 लोगों ने खराब किया, इंडिया के दोस्तों ने और अपने आप आदमी पार्टी के विधायकों ने। तीसरा बर्थडे खराब करने वाली खबर यह आई कि टाइम्स नाउ नवभारत का एक लेटेस्ट सर्वे आया, जो इंडिया गठबंधन बनने के बाद का पहला सर्वे है, और इससे देश का मूड पता चल रहा है। अब ये मूड कैसे इंडिया और केजरीवाल का खराब कर देगा, ये सुनिए। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के मुताबिक आज लोकसभा चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी वो भी आपको बता देता हूं। नवभारत का सर्वे, और इसमें आज अगर चुनाव हुए तो किसको कितनी सीट आएगी। हमारे सर्वे के मुताबिक एनडीए को आएंगी 296 से 326 सीट, यानी फिर से 300 पार जाएगी एनडीए। ये जो नया इंडिया बना है INDIA, इसको कितनी सीट आएगी? 160 से 190 सीट आने का अनुमान। YSR कांग्रेस जो है, YSR CP, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार का कई बार साथ देती है, इसको 24 से 25 सीट आएगी। बीजू जनता दल जो नरेंद्र मोदी का साथ देती है, उसको 12 से 14 सीट आ जाएगी। BRS जो इंडिया का पार्ट नहीं है तेलंगाना में, उसको 9 से 11 सीट आ सकती है। और अन्य के खाते में अदर्स, इनको मिल सकती है 11 से 14 सीट। यानी अगर आप देखें तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता में वापस से आने से रोकना मुश्किल ही नहीं, असंभव दिख रहा है आज की डेट में। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, अगर आप देखिएगा यूपी में किसको कितनी सीट आएगी? 80 सीट है यूपी में। उस 80 में से बीजेपी को आप देखिए, मोदी योगी का जादू देखिए कि 69 से 73 सीट आ सकती है। यह हमारा सर्वे दावा कर रहा है। समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी 3 से 7 सीट पर। कांग्रेस बहुत हाथ पैर मारेगी तो 1 से 2 सीट आ सकती है, और अन्य को जो है वो 1 से 3 आ सकती है। यह मामला है। अब जब यूपी में ही 70 पार सीट आ गई, उसके बाद कहां रोक पाइएगा? दिल्ली में किसे कितनी सीट मिल सकती है? दिल्ली में कुल 7 सीटें, जहां के लिए ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं कि हम लड़ेंगे। वहां 7 में से 5 से 6 सीट तो बीजेपी के पास चली जाएगी, सर्वे कह रहा है। 1 सीट बचेगी, वो आप ले ले या कांग्रेस ले ले। ये तो हाल है। बंगाल में हमारा सर्वे कह रहा है कि कुल सीटें 42 हैं। वहां टीएमसी को 22 से 24 सीट आ सकती है और बीजेपी को 16 से 18 सीटें, सीपीएम 0 से 1 और कांग्रेस 1 से 2। मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, वहां 29 लोकसभा सीटों में एनडीए को 24 से 26 सीटें आ सकती है। वहां भी मामला खत्म है। राजस्थान में सारी सीटें नरेंद्र मोदी के नाम पर चली जाएंगी। यह तो स्थिति बनी हुई है, और इसीलिए ये इंडिया गठबंधन बनाकर ये आपस में लड़ें या नरेंद्र मोदी से लड़ें। कम से कम सर्वे तो यही कह रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है आज की तारीख में। पाठशाला में अब बागेश्वर बाबा की उस कथा का चैप्टर जिसने मध्य प्रदेश कांग्रेस में आग लगा दी। अच्छा, एक बात और बताऊं, कई लोगों को लगेगा कि हमने ये लप्पू झिंगुर वाला किस्सा वाकया क्यों दिखाया। आप ध्यान रखिए कि कई बार जब आप इस तरह की बातें कहते हैं, वो आपको मुसीबत में डाल सकती है। इस बात को समझिए कि कई बार मुंह से ऐसे ही कुछ कह देना मानहानि का केस क्रिएट कर सकती है। इसलिए आपको समझाया कि कैसे एक छोटी सी बात कहां से कहां आग की तरह फैली और क्या से क्या बवाल हो गया। लेकिन एक बवाल मध्य प्रदेश में हो रहा है
जहां बागेश्वर बाबा की वो कथा जिसने मध्य प्रदेश कांग्रेस में आग लगाई है, अब उसकी बात करते हैं। एक तरफ कमलनाथ हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बता चुके हैं, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों की क्लास लगा रहे हैं। अब ये मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में हो रहा है या कांग्रेस की अपनी कोई रणनीति है, आज यही बताओ। कुछ दिन पहले मैंने आप पाठशाला में आपको बताया था कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की एक शानदार कथा करवाई थी। इस कथा से कमलनाथ इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र तक कह दिया था। हालांकि बाद में मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में लगा कि कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर से यू टर्न ले लिया, कन्नी काटी। लेकिन कांग्रेस को इस बात की बहुत चिंता होगी कि कहीं कमलनाथ का हिंदू राष्ट्र वाला बयान उनके पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध न लगा दे, नुकसान न कर दे। और इस बात को ध्यान में रखकर अब मुस्लिम वोट बैंक को संभालने का जिम्मा एक तरह से लग रहा है दिग्विजय सिंह को सौंपा गया। कर्नाटक के हुबली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म या सनातन से कोई संबंध ही नहीं। अरे हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है तो किस धर्म से संबंध है भाई? वैसे दिग्विजय सिंह हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते, लेकिन इस बार उन्होंने ये बात स्पेशली कमलनाथ को लेकर दी है। बाबा बागेश्वर की कथा के बाद कमलनाथ ने कहा था कि भारत में अगर 82% हिंदू रहते हैं और भारत पहले से ही इतने लोग रह रहे हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या हुआ फिर? लेकिन इस बात को काउंटर करने के लिए अब दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है, इसलिए ये सॉफ्ट हिंदू हार्ड हिंदू कुछ नहीं होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो भी पद पर बैठा हुआ जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, अगर वो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसको पहले संविधान की ली हुई शपथ से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में ही कोई बात करना चाहिए। बॉस, ये गजब का कंफ्यूजन है। एक बार तय कर लीजिए कि कांग्रेस हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है या उसके खिलाफ है। एक तरफ कमलनाथ कह रहे हैं कि भाई 82% हिंदू रहते हैं तो हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो क्या हुआ। दिग्विजय सिंह उसी हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिग्विजय सिंह बाबा बागेश्वर के बारे में जानते ना हो। बाबा बागेश्वर किस तरह अपने मंचों से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं यह भी दिग्विजय सिंह को अच्छी तरह पता है। मतलब जब हिंदू वोट चाहिए तो बाबा बागेश्वर बढ़िया, लेकिन जैसे ही हिंदू राष्ट्र की बात कर दी तो मुस्लिम वोट की चिंता हो गई। ये क्या बात हुई भाई? आज आपको छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर का बयान सुनवाता हूं जिसमें उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र का आह्वान भी किया। भारत में रहने वाले लोगों को भारत को विश्व गुरु राम राष्ट्र बनाने के लिए सनातनियों की एकता के लिए एक होना पड़ेगा। तो बागेश्वर बाबा ये बात कोई पहली बार नहीं कह रहे या अकेले छिंदवाड़ा में नहीं कह रहे। सबको पता है कि वो क्या सोचते हैं सनातन को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर। लेकिन एक वक्त उनकी आरती उतारी जाती है, दूसरी तरफ उनसे कन्नी काटी जाती है। और यही जो कांग्रेस का डायलेमा है, ये एक तरफ जनेऊ उधारी बताओ, दूसरी तरफ जो है वो तुष्टीकरण की बात भी करो, यही कांग्रेस को ले डूबती है। अच्छा, एक तरफ हमारे देश के नेता हैं जिन्हें हिंदू राष्ट्र और सनातनी शक्ति की बात करने से करंट लग जाता है, दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं जो रामकथा में जाते हैं, जय सिया राम के नारे लगाते हैं। इन दिनों ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कथावाचक मुरारी बापू की रामकथा चल रही है। वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहुंचे। भारत की सनातनी शक्ति के बारे में ऋषि सुनक क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Murari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, it was a wonderful and special moment to light diyas for Diwali outside 11 Downing Street back when I was Chancellor. And just like Bapu has a golden Hanuman in his background, I am proud that a golden Ganesh sits gleefully on my desk at 10 Downing Street. It's a constant reminder to me of the importance of listening and reflecting on issues before acting. Now, I am proud to be British, proud to be Hindu.
एक तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, खुद को हिंदू बताने में उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। कह रहे मैं प्रधानमंत्री नहीं, हिंदू के तौर पर आया हूं। हिंदू होने पर गर्व है। अपने घर के बाहर दिया जलाने पर उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती। अपने डेस्क पर उन्होंने गणेश जी की मूर्ति रखी है, खुलकर बता रहे हैं। ये हैं ऋषि सुनक। और हमारे यहां कुछ नेताओं को वोट की ऐसी चिंता होती है कि हिंदुत्व से भारत को खतरा बता देते हैं। ये हाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत शानदार तस्वीर आपको दिखाऊंगा। एक्सीडेंट के बाद पहली बार खेलने उतरे ऋषभ पंत, तो मैदान पर क्या हुआ उसकी तस्वीर। टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत लगभग 7 महीनों के बाद क्रिकेट के मैदान पर उतरे। पिछले साल दिसंबर में ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ऋषभ बाल बाल बचे थे। उसके बाद ऋषभ पंत का लंबा इलाज चला और अब वो रिकवर हो रहे हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी एनसीए में रिकवरी के दौरान ऋषभ पंत अपने वीडियो को अपलोड करते थे। अब ऋषभ पंत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऋषभ पंत प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद पहली बार प्रैक्टिस करने के दौरान ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर चौके छक्के लगाए। बैटिंग के साथ ऋषभ पंत विकेट कीपिंग का भी अभ्यास करते दिखे। ऋषभ पंत का ठीक होना टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। उम्मीद है कि 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से ऋषभ पंत वापसी कर सकते हैं। तो ऋषभ पंत की वापसी होगी।